लो दोस्तों, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बीएफएम जो सीएआईबी का कंपोनेंट है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, किससे केस स्टडीज आते हैं, कौन से टॉपिक को हमें डीपली प्रिपेयर करना है, ओवरव्यू किसका ले सकते हैं, ये सब आपको आइडिया लगेगा बाय अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीआईबी एग्जाम के प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, जिसका एक बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स कि बीएफएम का जो पेपर है ये आज हम डिस्कस करेंगे, विच वाज ऑफ द पिछला जुलाई 2024 का ये पेपर है। तो यहाँ पर बीएफएम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं ये हम देखेंगे। और ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं आज, इसमें देर आर 3 सेक्शंस स्पेसिफिकली टू हेल्प यू आउट विथ वेरी गुड प्रिपरेशन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वी हैव डिवाइडेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट इनटू 3 सेक्शंस। द फर्स्ट सेक्शन इज जहां पर आपको फुल क्वेश्चन अलोंग विद द ऑप्शंस, आंसर, एक्सप्लेनेशन सब कुछ प्रोवाइड किया गया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए जितना भी हम रिकॉल कर पाते हैं। सेकंड सेक्शन में यू विल फाइंड द क्वेश्चन अलोंग विद द टॉपिक्स जो है एग्जाम में जो आए थे, एंड अलोंग विद दैट किस टाइप का क्वेश्चन आया था, वी कुड नॉट रिकॉल द ऑप्शंस। एंड थर्ड सेक्शन में ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो दिस विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एज पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ट्रांजैक्शंस आर फ्रीली अलाउड। कितना लिमिट तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में एलआरएस के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? ऑब्वियसली वी नो द लिमिट इज $250,000। तो एज यू नो बीएफएम में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन वी ऑल्सो हैव क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट बेस्ड हैं, एंड एबीसीडी में आपको स्टेटमेंट्स आते हैं, 4 स्टेटमेंट्स। देन लेंदी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ 2 3 1 एंड 2 2 एंड 3 टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। देन बीएफएम इज रियली फेमस फॉर इट्स न्यूमेरिकल्स एंड स्पेसिफिकली केस स्टडी बेस्ड। आपको 5-6 केस स्टडीज जरूर पूछ लेते हैं वो, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो वी हैव द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट जो हमारा पार्ट है उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक सिचुएशन दे देते हैं एंड दे विल आस्क यू कि कौन सा टाइप ऑफ रिस्क इसमें है, तो विल डिस्कस देम। तो यहाँ पे सबसे पहला है मॉड्यूल ए का। हम मॉड्यूल वाइज देख रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो आपके सामने नहीं ला पा रहे, बट वॉट एवर वी आर ब्रिंगिंग दे आर द रिकलेक्टेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर $250,000 इज द राइट आंसर। तो लेट मी टेल यू, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको नीचे दिया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट, या फिर आपको मिल जाएगा ये ऑन टेलीग्राम एज ये सेशन जो हमारा चल रहा है इसके बाद। एज पर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस लोन्स बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स एंटेल डैश अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो एनआरआई जो है अपने क्लोज रिलेटिव्स को लोन्स वगैरह दे सकते हैं, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर सकते हैं? तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0, इट शुड बी फ्री ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एलआरएस के अंडर ये सारे प्रोविजन दिए हुए हैं टू द डिफरेंट एंटिटीज एंड स्पेसिफिकली एनआरआईज एंड डिफरेंट पीपल हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर देम। अब यहाँ पर काफी बढ़िया क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट। तो जब भी कोई ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच होते हैं, तो इसमें एक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बिल जनरेट किया जाता है बाय द शिपिंग कंपनी या शिप ओनर जो भी है। तो ये बिल में सारे डिटेल्स होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स रिलेटेड चीजें क्या क्या यहाँ पर हो रही हैं, डेस्टिनेशन एंड पोर्ट स्टेशन कौन से हैं, ये सारा कुछ रहता है उसमें। बिल ऑफ लेडिंग ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, लेट अस सी व्हिच आर करेक्ट ऑप्शंस ओवर हियर। एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, पोर्ट ऑफ शिपमेंट टू डेस्टिनेशन, absolutely right, should be a complete set of negotiable copies along with a number of non-negotiable copies as stipulated letter of credit। तो letter of credit के negotiable, non-negotiable सारे norms and rules के हिसाब से bill of lading बनता है। yes, it should bear the signature of the ship owner। ठीक है, obviously ship owner ने ये document दिया तो उसका signature तो होना चाहिए। bill of lading should bear the letter of credit number along with the name of the issuing bank। yes, ठीक है, तो ये सारी चीजें bill of lading में आपको
दिखनी चाहिए। एंड यही चीज आपको यहाँ पर सारा कुछ बता दिया गया है कि चारों यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक, सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज एवरीथिंग अबाउट द बिल ऑफ लेडिंग। नाउ एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, थ्रेशोल्ड फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स व्हेन एवर यू आर टेकिंग सम मनी आउटसाइड इंडिया एंड आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पेमेंट करना चाहते हैं, तो इन दैट केस एलआरएस के थ्रू आप जब ये मनी इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं तो कितना अमाउंट तक आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इंडिया से बाहर ऑफकोर्स आप पैसा ले जाएंगे, 250,000 यूएस डॉलर्स तक का लिमिट है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप जो भी लेकर जा रहे हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, जिसे टैक्स कलेक्टेड सोर्स कहते हैं। बट एक रिबेट इसमें है कि इतना अमाउंट तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर इससे ज्यादा आप लेकर जा रहे हैं इंडिया से बाहर या फिर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देन यू हैव टू पे द टैक्स। तो कितना अमाउंट है वो? तो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, 7 लाख रुपीज। ठीक है, 7 लाख रुपीज। इसके ऊपर आपको नॉर्मली 5% टैक्स, इफ यू डू नॉट हैव द पैन कार्ड तो 10% टैक्स देना है। एजुकेशन लोन अगर आपने ले रखा है तो 0.5% टैक्स आपको देना है। इस तरीके से है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय पर्सन वाई ड्यूरिंग 2020 फ्रॉम अ डिजीज्ड पेरेंट इन इंडिया नाउ सोल्ड 20 लाख इज ट्रांसफर्ड इनटू डैश अकाउंट। ठीक है, तो एक पर्सन है जो इंडिया से बाहर जा चुका है मोस्टली, एंड ये पर्सन एनआरआई है। अब इसने अपने फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है, डिसीज्ड पेरेंट जो इंडिया में थे। ठीक है, इनहेरिट करने के बाद इंडिया में ही इसे सेल करके उन्हें पैसे मिले। तो जो भी पैसा किसी एनआरआई को इंडियन सोर्सेस से मिल रहा है वो जाता है किस अकाउंट में? एनआरओ। ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में। कोई भी एनआरआई को पैसा फॉरेन सोर्सेस से मिल रहा है तो वो जाता है इनटू द नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल ई अकाउंट, एनआरई अकाउंट में जाता है। देन देयर आर अदर अकाउंट्स लाइक फॉरेन करेंसी बेस्ड, ये दोनों ही रुपी बेस्ड अकाउंट्स है। रुपी बेस्ड मनी आपका इंडिया में रहता है एनआरआई का। फॉरेन करेंसी बेस्ड अकाउंट भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी एफसीएनआर अकाउंट एंड स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। तो ये ऐसा अकाउंट है जिसमें कोई इंडिया में बिजनेस करना चाहता है तो वो ये रुपी अकाउंट ओपन करके बिजनेस कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया कि कौन से अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं केस दिया है एंड दे आर आस्किंग कि कौन से अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन होगा। तो ऑब्वियसली ये इंडियन सोर्स से आया हुआ पैसा है तो ये पैसा एनआरओ अकाउंट में ही जाएगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। नाउ मूविंग अहेड, ये सारा कुछ आपको परमिसिबल डेबिट क्रेडिट सब कुछ बता दिया गया। नाउ व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर एंड ऑब्टेन एन इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल डीजीएफटी से आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड किसको लेना पड़ता है? सिर्फ एक इंपोर्टर को, सिर्फ एक एक्सपोर्टर को, दोनों एक्सपोर्टर इंपोर्टर को लेना पड़ता है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ऑब्वियसली अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया से करना है तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर नंबर आपको जरूर लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द डीजीएफटी। बोथ इंपोर्टर एज वेल एज एक्सपोर्टर के लेना होता है। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ स्विफ्ट कोड स्विफ्ट MT 700 इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? स्विफ्ट कोड एक्चुअली फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं उनसे रिलेटेड मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है। डिफरेंट कोड्स का मीनिंग अलग अलग होता है। लाइक MT 700 का मीनिंग है लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है। 707 एक लेटर ऑफ क्रेडिट में अमेंडमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके 720 जो है ट्रांसफरिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब। तो यहाँ पर पूछा हुआ है 700 का मतलब क्या है कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जा रहा है, दैट इज द मेन थिंग। तो कंफ्यूजिंग यहाँ पर है, देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट, अमेंडिंग, ट्रांसफरिंग ये सब दिया हुआ है। लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसमिशन इस तरीके से। तो इश्यू एज वेल एज ट्रांसमिशन से रिलेटेड आप देखेंगे इन द MT 700 स्विफ्ट का जो ये कोड है उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्रिएट होकर उसके ट्रांसमिशन हुआ है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको MT 700 स्विफ्ट मैसेजिंग कोड के थ्रू दिया जाता है। Okay, now the reporting of daily transaction related to LRS is to be done by banks dash platform. Daily transaction related reporting LRS related कौन से प्लेटफॉर्म पे करते हैं? तो ये काफी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। XBRL प्लेटफॉर्म पे करते हैं। फर्म्स तो आपका वो है जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आप रिपोर्टिंग करते हैं। FTRAC इज अनदर वन जिसमें आप कुछ ट्रांजैक्शंस या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट वंस। अ लेटर ऑफ क्रेडिट विद provision to draw advance amount under the LC by the exporter or seller is called। ठीक है, तो कोई लेटर ऑफ क्रेडिट में एडवांस अमाउंट ड्रॉ करने से रिलेटेड अगर इसमें प्रोविजन है तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट को हम क्या कहते हैं? तो आपने एक लेटर ऑफ क्रेडिट क्रिएट किया और इसमें देखा कि आप
जो सेलर, ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्रिएट क्यों होता है? सेलर बायर कहता है कि मैं इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर सकता, तो एक बैंक गारंटी लेना होता है कि भाई ये बाद में कर दे, तो उससे रिलेटेड लेटर ऑफ क्रेडिट बनता है। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स के हिसाब से कई बार जो ये बैंक है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इशूइंग बैंक, वो कई बार पेमेंट कर देता है थ्रू द एडवाइजिंग बैंक जो सेलर के साथ है या फिर एक्सपोर्टर के साथ है, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर कई बार हमें एडवांस में कुछ लोन भी चाहिए होता है, हम लेटर ऑफ क्रेडिट हमने कर दिया, अब हम गुड्स सेंड करेंगे, सेंड करने से पहले हमें पैसा चाहिए होता है उसको मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड, तो वो लोन आप उठा सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट बनने के बाद, उसको सबमिट करके टू द एडवाइजिंग बैंक एंड इशूइंग बैंक एसेंशियली, एंड यू कैन टेक द लोन। अब ये लोन लेने से रिलेटेड आपके लेटर ऑफ क्रेडिट में क्लॉज होना चाहिए विच शुड बी इन द रेड कलर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेड क्लॉज, ठीक है। रेड क्लॉज में आप लोन ले सकते हैं। ऐसे ग्रीन क्लॉज भी है। रेड क्लॉज में आप जब लोन ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें कंडीशंस नहीं, बट ग्रीन क्लॉज में बहुत ज़्यादा कंडीशंस है, कहाँ पर रखा है सामान, वेयर हाउस में कहाँ है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। तो रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग अहेड वी कैन से कि द इंटरनेशनल कमर्शियल इनको टर्म्स 2020 कितने कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, पूछा हुआ है। 2, 3, 5, 4, तो ऑब्वियसली 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होता है कि मेन डिपार्चर रिलेटेड, कि यहाँ से इनको टर्म्स एक्चुअली गिव्स यू एन आइडिया कि जो डिफरेंट आपके गुड्स हैं उससे रिलेटेड जो पेमेंट्स हैं, यानी कि गुड एक शिपमेंट पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट तक जाता है, तो बहुत सारे पेमेंट्स यहाँ पे करने होते हैं। पहले तो जहाँ से ये मैन्युफैक्चर हुआ है सेलर के पास से उठाकर गाड़ी पे रखो, गाड़ी से ये ट्रांसपोर्ट करो पोर्ट तक, पोर्ट के शिप के साइड पे रखो, फिर उसको शिप पे लोड करो, फिर वहाँ से लेकर जाओ यहाँ पर अनलोड करो, फिर यहाँ पोर्ट पे अनलोड करो, फिर गाड़ी पे फिर लेकर जाओ, फिर वहाँ पर रखो जो बायर है उसके पास। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस मूवमेंट्स में बहुत सारे फीस वगैरह पे करना होता है आपको, बहुत पेमेंट्स करने होते हैं। तो ये कौन सा पेमेंट कौन करेगा, इससे रिलेटेड इनको टर्म्स है, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज द डिपार्चर एक्स वर्क्स, जिसमें मोस्ट ऑफ द पेमेंट जो है इज डन बाय द सेलर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है रिलेटेड टू द इनको टर्म्स। अब सेकंड कैटेगरी इज मेन कैरेज पेड, यानी कि इनिशियल जो पेमेंट है वो सेलर ने पे कर दिया, बाकी सब कुछ आपको पे करना है, यानी कि यहाँ पोर्ट तक लाने वाला पेमेंट सारे सेलर ने मोस्टली कर दिए हैं, तो इनिशियल कैरेज पेड उसे कहा जाता है। तो बाकी सब क्या होगा, कॉस्ट फ्रीट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें होंगी। देन मेन कैरेज अनपेड, यानी कि यहाँ तक भी पेमेंट, अब आगे तक पेमेंट जो है सेलर ने कर दिया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, तो डिफरेंट नॉर्म्स। मेन कैरेज अनपेड एंड अराइवल, यानी कि लास्ट तक सेलर ने पे कर दिया, पूरा एंड तक पे कर दिया या फिर यहाँ तक पे किया, तो उसके बेसिस पर और भी यहाँ पर जो है इनको टर्म्स होते हैं। तो दिस इनको टर्म्स वो मूवमेंट के साथ, शिपमेंट के साथ अटैच्ड होता है, ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन किस चीज का पेमेंट कर रहा है। ओके, सो दैट इज द थिंग। So there are 4 categories and 11 types actually of Incoterms, 11 Incoterms here 2020 में लाया गया। तो next one, article of UCP Uniform Custom Practices Documentary Credit UCP 600 which deals with the discrepant documents and waiver notice, ये सब से related कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो आंसर इज आर्टिकल 16, वेरी सिंपल। आर्टिकल 1 एंड 2 में, अब देख 1 में तो कि अगर सब्जेक्ट टू यूसीपी 600 नहीं लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट यूसीपी 600 आपके लेटर ऑफ क्रेडिट पे अप्लाई नहीं होता, ये स्टैंडर्ड है लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड। तो ये अब सेकंड आर्टिकल में दिया हुआ है कि आप जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर आएंगे तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड अरेंजमेंट विच इज, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक इर्रिवोकेबल अरेंजमेंट है, बट आर्टिकल 3 में दिया हुआ है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट लाया गया है अगर उसमें कुछ नहीं लिखा कि ये रिवोकेबल इर्रिवोकेबल, देन बाय डिफॉल्ट वो इर्रिवोकेबल होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट विच कंटेन्स अ कमिटमेंट बाय द इशूइंग बैंक टू पे और रीइंबर्स, ठीक है। कमिटमेंट जो होता है उस लेटर ऑफ क्रेडिट को हम क्या कहते हैं, राइट, प्रोवाइडेड कंडीशंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आर कंप्लाइड, ठीक है। तो कमिटमेंट जहां पर दी जाती है उसमें रिवोक किया नहीं जा सकता, तो दैट इज एन इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कि बिल्कुल रिवोक नहीं कर सकते, बीच में उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। रेमिटेंस अंडर एलआरएस टुवर्ड्स स्टडीज अब्रॉड विद द सोर्स ऑफ फंड्स इज एजुकेशनल लोन, ठीक है, डैश विल बी द टीसीएस,
ठीक है। एजुकेशनल लोन रिलेटेड है तो टीसीएस कितना, अभी अभी हमने देखा 0.5%, एंड द लिमिट टिल वेयर टीसीएस नहीं लग रहा है दैट इज 7 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये भी हम अभी अभी देख चुके हैं ऑलरेडी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉकचेन फिनटेक में, बहुत सिंपल है ये 10th चैप्टर में से। ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। यस, ये ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है, सभी जो लोग भी अपना लेट्स से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक स्टोर हो जाता है सारा कुछ, एक ब्लॉक एक पर्सन का दूसरा, एंड ये सारा लिंक होते रहता है एक दूसरे के साथ। तो ऐसे में क्या होगा, अगर एक में चेंजेस करने हैं तो सबको पता चलेगा कि चेंजेस हो रहे हैं, तो दैट इज ब्लॉकचेन। तो ये सिक्योर होता है एंड चेंजेस करना उतना आसान, एक बार एंटर करने के बाद चेंजेस नहीं कर सकता, इट इज कॉल्ड ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉकचेन इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को सिक्योर वे में स्टोर करना एंड उसे यूज करना, मैनिपुलेट तो नहीं, यूज करने से रिलेटेड, एनालाइज करने से रिलेटेड वी कैन हैव दिस ब्लॉकचेन। तो चेन नहीं होता, डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन लेजर है ये इस तरीके से, डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर चेन। यस, ईच ट्रांजैक्शन इज एनक्रिप्टेड एंड चांसेस ऑफ साइबर अटैक्स आर रिलेटिवली लो, तो ऑल द थ्री आर करेक्ट, सो डी विल बी द राइट आंसर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट 15th इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द guidelines for setting up of the IFSC banking units by Indian Bank। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इन गुजरात, वहाँ पर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। तो इसका मतलब है कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, और यहाँ पर जो भी आप बैंकिंग यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे इट विल बी कंसिडर्ड अ फॉरेन ब्रांच। ठीक है, बिकॉज एससीजेड पूरा फॉरेन होता है इकोनॉमिक टर्म्स में, यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता, स्पेशल इंसेंटिव्स है यहाँ पे बिजनेस करने से रिलेटेड। तो ईच बैंक एक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकता है, अपना ब्रांच एस्टैब्लिश कर सकता है ईच आईएफएससी में। तो ये यूनिट एस्टैब्लिश करने के से रिलेटेड क्या रूल्स एंड नॉर्म्स है, बैंक के पास एटलीस्ट 20 मिलियन यूएस डॉलर्स होने चाहिए डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच ओनली। ईच बैंक जो एक आईबीयू खाली एस्टैब्लिश कर सकता है ईच आईएफएससी में। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एलिजिबल नहीं, ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी एलिजिबल है। एलिजिबल बैंक्स इंटरेस्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, एब्सोल्युटली 20 मिलियन चाहिए ईच बैंक को, एंड एग्जेम्प्ट सीआरआर एसएलआर जो है ये आईबीयू यूनिट्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं, इंडिया में सबको मेंटेन करना है, बट आईबीयू को सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। देन 16 अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक आर एक्सपोर्टर्स ग्रांटेड रुपी लोन फॉर इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजिक वेंडर डेवलपमेंट प्लान्स। तो इसी में नाम ने ही दिया हुआ है, यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड। तो एग्जिम बैंक जो एक्सपोर्टर्स है उनको लोन देता है कि एक्सपोर्टर्स जिनसे लेट्स से एक एक्सपोर्टर प्लास्टिक का है तो वो अलग अलग वेंडर से सामान ले रहा होगा, एक से बकेट, एक से मग, एक से कुछ और ऐसे करके ले रहा होगा। तो ये सारे जो है वेंडर्स होते हैं, वेंडर 1 2 3 4, तो इनके डेवलपमेंट के लिए भी एग्जिम बैंक एक्सपोर्टर को जो है लोन दे सकता है। तो दैट पर्टिकुलर स्कीम को हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन से ही आंसर समझ में आ जा रहा है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन चारों इनिशिएटिव्स का यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू फ्रॉम द पीडीएफ। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रेजेंट रेट लेटेस्ट से $1 के ऊपर 80 रुपीज इज द प्रेजेंट रेट, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स लेटर, तो ये क्या होगा, हमें पता है कि $1 के ऊपर 80 रुपीज तो होगा नहीं, थोड़ा बढ़ेगा, वी विल ऐड समथिंग 85 रुपीज। तो ये हमारा प्रेजेंट रेट है विच इज कॉल्ड द स्पॉट रेट। इस पर हम प्रीमियम ऐड जब कर रहे हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो यहाँ पर रुपी के केस में क्या प्रीमियम ऐड होता है ऑन द स्पॉट रेट, एंड फॉरवर्ड रेट जो होगा दैट विल बी डिसाइडेड 85 रुपीज वाला। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम और माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से ए इज द राइट आंसर। नाउ मॉड्यूल बी में अगर हम जाएं, द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग Organizations of Tradeway Commission consists of dash key components and covers key objectives of the business। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कितने की कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, ये बात कर रहा है अबाउट द एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। तो पूरे एंटरप्राइज में अलग अलग रिस्क होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस एज यू नो आर द क्रेडिट, देन मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क, ये 3 इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी रिस्क होते हैं। तो पूरे एंटरप्राइज में अलग अलग बिजनेसेस जो प्रोसेस कर रहा है वो एंटरप्राइज, वो कंपनी, उससे रिलेटेड अगर आपको डिफरेंट रिस्क को कैलकुलेट करना है विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, सो दैट इज कॉल्ड द एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें कितने की कंपोनेंट्स है, किस किस तरीके से रिस्क मैनेज करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं, ये पूछा गया है। तो इफ वी सी यहाँ
पर 8 की कंपोनेंट्स है, लाइक इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग। ऑब्जेक्टिव 4 स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन सही होने चाहिए, रिपोर्टिंग कंप्लायंस वगैरह भी सही होने चाहिए। 8 and 4 ए वुड बी द राइट आंसर। नाउ 19th क्वेश्चन, यहाँ पूरा आपको ये भी दिया गया है क्या क्या हमारे मेन कंपोनेंट्स है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और किस किस में हमें ये सारी चीजें देखनी है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द बासेल 2 फ्रेमवर्क ब्रॉट आउट बाय द बासेल कमिटी। ठीक है, पिलर्स क्या है बासेल 2 फ्रेमवर्क, अब बासेल 2 बासेल 3 दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। फर्स्ट वन, बासेल फ्रेमवर्क वाज ब्रॉट इन सो दैट कि बैंक्स एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेसिफिकली बैंक्स जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कई बार वी कैन से कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज जो करते हैं, तो वो रिस्क के ऊपर यू हैव टू कैलकुलेट द रिस्क वेटेड एसेट्स एंड मेंटेन सम कैपिटल। तो कैपिटल ओवर द रिस्क वेटेड एसेट्स, रिस्क बेस्ड कैलकुलेशन करके वी हैव टू मेंटेन, अलग अलग रिस्क के अलग अलग जो है कैपिटल मेंटेन करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड ये फ्रेमवर्क लाया गया था मेनली। तो द फर्स्ट पिलर ऑब्वियसली इज टू मेंटेन द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ये है। सेकंड पिलर सुपरवाइजरी रिव्यू, एंड थर्ड पिलर है यानी कि सुपरविजन की आप ये मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। द थर्ड पिलर इज मार्केट डिसिप्लिन डिस्क्लोजर, यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू ट्रैक कि whether we are going for managing all these things or not. देन अपार्ट फ्रॉम दैट 20th क्वेश्चन BIS से रिलेटेड है। तो ये जो बासेल नॉर्म्स हमने देखे थे ये कौन लेकर आया था, BCBS नाम के कमिटी फॉर्म की थी। BIS एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये एक बैंक फॉर्म किया, काफ़ी सारे बैंक्स, काफ़ी सारे कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर, इवन RBI वाज पार्ट ऑफ इट। तो ये BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इन जेनीवा, और इसका एक कमिटी है बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो इसके द्वारा और भी स्टेप्स लिए गए इन दिस डायरेक्शन एंड बासेल नॉर्म्स लाए गए। तो ये नॉर्म्स 3 बार लाए गए थे, पहला एंड देन उसको मॉडिफाई करके दूसरा एंड तीसरा। पहले में आप देखोगे कि क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क से रिलेटेड तो है बट ऑपरेशन रिस्क रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ है। अब दूसरे में ऑपरेशन रिस्क भी इंक्लूड किया गया एंड तीसरे में उसे एनहांस किया गया। तो दैट इज हाउ दीज बासेल नॉर्म्स हैव कम। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ BIS कहाँ पर है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, इट इज इन बासेल स्विट्जरलैंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब अपार्ट फ्रॉम दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट रिस्क। तो क्लाइमेट के वजह से, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसके वजह से देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिस्क दैट कैन अपीयर। द फर्स्ट काइंड इज कि यू हैव टू ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग, लाइक बैंक्स अभी क्या कर रहे हैं, अपने सारे ट्रांजैक्शन जो है वो पहले वो पेपर बेस्ड होते थे, अब डिजिटल इन्हें करना पड़ेगा, ट्रांजिशन करना है। दूसरी चीज ये हो सकती है क्लाइमेट की वजह से डैमेज हो सकता है। तो उसमें पहली बात ये है कि जो डिस्ट्रक्शन होगा उसके वजह से दे हैव टू रिकंस्ट्रक्ट थिंग्स या फिर रीलोकेट फ्रॉम देयर, ये चीज है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स बिकॉज ऑफ विच क्लाइमेट चेंज एक्चुअली इफेक्ट करता है बैंक्स एंड उनकी फंक्शनिंग को। तो लेट अस गो थ्रू दिस। इट अराइजेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज और इफेक्ट्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये तो है। ट्रांजिशन रिस्क पहला टाइप है, एडजस्टमेंट हमें करना है, लो कार्बन इकोनॉमी वेयर इन पेपर बेस्ड ने डिजिटल इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं विच इज एन एग्जांपल। फिजिकल रिस्क होते हैं वेदर क्लाइमेट के वेरिएशंस के वजह से विच इज आल्सो अफेक्टिंग द एक्टिविटी। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, सो डी वुड बी द राइट आंसर। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने अभी अभी डिस्कस किया कि CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स का सही फॉर्मूला क्या होगा। तो यू नीड टू सी कि अगर आपके रिस्क वेटेड एसेट्स 100 रुपीज है, रिस्क वेटेड एसेट्स आर, यू आर चेकिंग ऑल द एसेट्स एंड आप देख रहे हैं कि ईच एसेट में कितना परसेंटेज रिस्क है, वो सब रिस्क अमाउंट को कैलकुलेट करके ऐड करेंगे, लेट्स से इट इज 100। अब इस पे आपको कैपिटल मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, 100 रुपीज आपने रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेट किया, बट इन फ्यूचर तो वी जस्ट एंटिसिपेट दैट दिस विल बी देयर, इस पर एटलीस्ट 9 या 8% तो रिस्क वेट आपको कैपिटल तो मेंटेन करना चाहिए, कैपिटल इज अमाउंट ऑफ मनी। तो हाउ टू कैलकुलेट CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, कैपिटल डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट्स, तो 9/100 समथिंग लाइक दैट, सो 9% के आसपास। तो 8% एक्चुअली इंटरनेशनली CRAR मेंटेन करने को कहा जाता है। इंडिया में RBI ने 9% का मैंडेट बनाया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नसीमन कमिटी 2। ठीक है, तो ये CRAR इज कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट, option A. Now next one, as per the first pillar of Basel III regulatory framework, common equity tier 1 CET1 capital must be at least dash of the risk weighted assets on an ongoing basis. ठीक है, तभी अभी हमने डिस्कस किया CET1 जो है इसका कैपिटल कितना हमें मेंटेन करना है। तो जो कैपिटल हमें मेंटेन करना है एज पर द Basel III, वो फर्स्ट पिलर में हम देखते हैं और इसमें हम डिफरेंट काइंड्स वी सी टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल दैट हैज टू बी मेंटेन।
ठीक है। अब ये टायर 1 में देर आर डिफरेंट काइंड, CET1 एंड एडिशनल टायर 1 कैपिटल होता है। अब इसके अलावा वी हैव द capital which has to be maintained with respect to different capital buffer जिसे कहा जाता है counter cyclic capital buffer, this also has to be maintained which is 2.5%। ठीक है, तो ये पूरा मिला के आपका 9% के आसपास आता है। एंड CET1 का कितना परसेंटेज है ये पूछा जा रहा है, सो इट इज अराउंड 5.5%। ओके, 5.5% इसका अमाउंट है CET1 का, राइट। तो दिस इज द थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी ये देखिए CET1 जो है 5.5 है एंड ये बफर जो है 2.5% है एंड CET1 प्लस बफर 8% आ रहा है एंड एडिशनल टायर 1 1.5 है, टोटल 7% एंड टायर 2 जो है 2% कैपिटल है। ठीक है, तो हियर वी कैन से दिस इज 5.5, दिस इज 1.5, दिस इज 2%। ये पूरा ऐड करेंगे तो आपको आएगा 9% के आसपास, 5.5 एंड दिस इज 7 and 2 9%, 9 plus 2.5 is 11.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स यू हैव टू मेंटेन। फर्स्ट पिलर मिनिमम टोटल कैपिटल कितना है, टोटल टायर 1 कैपिटल कितना बनकर आ रहा है ये पूछा जा रहा है। टोटल टायर 1 कैपिटल 9% इंडिया में मेंटेन होता है, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। ओके, अपार्ट फ्रॉम द 25 एज पर द फर्स्ट पिलर ऑफ बासिल 3 एडिशनल टायर 1 कैपिटल कैन बी एडमिटेड मैक्सिमम एट डैश ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, एडिशनल टायर 1 कैपिटल जो हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो कितना अमाउंट होना चाहिए ये चीज़ पूछा जा रहा है। एडिशनल टायर 1 कैपिटल हमने अभी अभी देखा 1.5% तक होना चाहिए। देन 26 इज काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर कितना होना चाहिए, तो वो 2.5। सारे क्वेश्चंस आपके एक ही टेबल से आंसर हो जा रहे हैं, आराम से आपको ये पढ़ लेना चाहिए। 27 डैश इज रिस्क विच इन विच बैंक में सफर लॉसेस एज रिजल्ट ऑफ एडवर्स एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में वेरिएशंस एडवर्सली हो रहे तो फॉरेन जो है करेंसी रिलेटेड रिस्क है। तो फॉरेक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है। एक्सचेंज रिस्क होता है फॉरेक्स रिस्क का एक पार्ट, और इसमें BCBS के ऑपरेशनल रिस्क का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल रिस्क जनरली दो सोर्सेज से होता है, एक तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे एंड आपके ऑपरेशंस एंड सिस्टम्स जो है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे। ह्यूमन रिसोर्स सही तरीके से फंक्शन नहीं करना बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ नॉलेज या वांटिंगली वो गड़बड़ कर रहे, ये हो सकता है। एंड सिस्टम सही तरीके से फंक्शन नहीं करना बिकॉज ऑफ फॉल्टी सिस्टम्स एंड प्रोसेस सही ना हो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये दो सोर्सेज से जो रिस्क जनरेट हो रहा है वो ज्यादातर क्वांटिफाइबल नहीं होता एंड दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशनल रिस्क। अब बहुत सारे टाइप्स के रिस्क ये यहाँ पर होते हैं, लार्ज लिस्ट इज गिवन बाय द BCBS। अब इस लिस्ट में दो रिस्क जो नहीं आते दे आर द स्ट्रैटेजिक एंड रेप्यूटेशनल रिस्क। ठीक है, जो इसमें नहीं आते, स्ट्रैटेजिक रिस्क की स्ट्रैटेजी सही नहीं है, नहीं हो रहा। अब रेप्यूटेशनल रिस्क आपका रेप्यूटेशन ही फॉल होते जा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रॉड, कम्युनिकेशन, कॉम्पिटेंस, मॉडल, कल्चरल, ये सब रिस्क आपके ऑपरेशनल रिस्क में इंक्लूडेड है। Then market risk related क्वेश्चन से पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क विच अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये मार्केट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क को हम प्राइसिंग रिस्क भी कहते हैं। इसमें फॉरेन करेंसी रिस्क भी आ जाता है। तो मार्केट रिस्क इज मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसके वजह से आपके प्रॉफिट में क्या वेरिएशन आ रहा है। तो ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स, इंटरेस्ट रेट हो गया, प्राइस हो गया, फॉरेन करेंसी, ये सब इफेक्ट करते हैं आपके प्रॉफिट को, which are the variations in the market. So D, all of the above would be the right answer. Apart from it, which among the following is correct with respect to the approaches for calculating value at risk? Value at risk actually आपको loss का एक value दे देता है to a particular probability range and कितना लॉस होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है, लेट्स से 95% प्रोबेबिलिटी है कि 100 रुपीज लॉस होगा, तो 100 रुपीज का बियॉन्ड लॉस होने के चांसेस ओनली 5% है। दैट इज व्हाट यू कैन इनकर फ्रॉम दिस। इसमें 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं। एक तो कि आप एक पैरामीटर के बेसिस पर, कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर बता सकते हैं कि ये चेंज होगा, इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो यहाँ पर आपको लॉस होगा, ऐसे। दैट इज कोरिलेशन मेथड। दूसरा है हिस्टोरिकल मेथड, हिस्ट्री में पहले क्या हुआ था उसको कंपेयर करके, एक्सट्रापोलेट करके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द मोंटे कार्लो मेथड, जो कि रैंडम सिचुएशंस लेकर हम बता सकते हैं। तो कोरिलेशन मेथड इज करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूछेगा। चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोजीशन इज कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग सेंसिटिविटी ऑफ ईच कंपोनेंट। यस, देयर इज नो नीड फॉर अ वेरिएंस और कोवेरिएंस, क्योंकि हिस्टोरिकल मेथड में हम पहले क्या हुआ वही देखते हैं, कोई वेरिएंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोरिलेशन मेथड, चेंज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो यूजिंग अ सैंपल ऑफ रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियोस। तो ये तो मोंटे कार्लो मेथड है, नॉट कोरिलेशन मेथड। ठीक है, कोरिलेशन मेथड रैंडम नहीं होता है, एज आई टोल्ड यू। 1 and 2 ओनली, ए वुड बी द राइट आंसर।
आंसर एंड ऑल द थ्री आर एक्सप्लेन्ड ओवर हियर डिटेल में. अब नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग रिस्क अकर्स ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज. लेट अस से एक बैंक है, बैंक के पास क्या क्या होगा, या तो एसेट्स होंगे, लोन्स, एडवांसेस, या तो लायबिलिटीज होंगे, डिपॉजिट्स एंड वेरियस अदर थिंग्स, एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स होते हैं विच इज लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी. तो ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स हमेशा इन्हें कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहा जाता है. वैसे तो एसेट है बिकॉज इन पर फीस वगैरह मिला हुआ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी बिकॉज लेटर ऑफ क्रेडिट पे बैंक गारंटी टाइप का ही है. अगर सामने वाले ने डिफॉल्ट किया तो बैंक को पे करना होगा. तो एट द टाइम व्हेन इट दिस बिकम्स कंटिंजेंट, ठीक है, देन इट बिकम्स अ लायबिलिटी. कंटिंजेंट मतलब ये क्रिस्टलाइज हो गया. अब लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी क्रिस्टलाइज कब होगा, डिफॉल्ट होने पे. जिसको भी गारंटी बैंक ने दिया है वो डिफॉल्ट कर देगा सामने वाला, तो क्रिस्टलाइज हो गया, तो बैंक हैज टू पे. तो इस पर्टिकुलर रिस्क को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड अ कॉल रिस्क. ठीक है, इसे कॉल रिस्क कहा जाता है. फंडिंग रिस्क जो भी नेट आउटफ्लोस है अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल के वजह से, तो आपको अनएंटिसिपेटेड वे में विड्रॉ, आपने बहुत सारे डिपॉजिट रखे, आप इसको सारा डिपॉजिट लोन में दे दिया, बट पीपल वांट टू विड्रॉ देयर मनी, दैट इज कॉल्ड फंडिंग रिस्क. टाइम रिस्क होता है नॉन रिसीट, जो भी लोन से 1 ईयर के बाद लेट्स से आपको लोन का पैसा वापस आना था बट नहीं आया, तो दैट इज टाइम रिस्क. एंड कॉल रिस्क इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द पर्पसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड CRAR, यहाँ पर हम एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेकर आते हैं. जनरली इफ यू सी आपके 3 रिस्क यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं. ठीक है, तो वो 3 रिस्क कौन कौन से हैं? Normally we calculate this for the credit risk, right? Credit risk, market risk and operational risk related हम रिस्क वेट्स कैलकुलेट करके कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते हैं. तो ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला अगर आप देखो तो देर इज वैल्यू दैट इज मल्टीप्लाइड. ठीक है, एलिजिबल टायर 1 कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क, देन मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, ये कैलकुलेट किया जाता है. अब रिस्क वेटेड एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें पता होता है, हमें देख, क्योंकि डिफॉल्ट रिलेटेड एनपीए रिलेटेड होता है. क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड आप रिस्क वेटेड एसेट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क रिलेटेड रिस्क वेटेड एसेट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो इसमें हम जनरली देखते हैं कि जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो लेट्स से फॉर मार्केट रिस्क है वो कितना दिया हुआ है, इट इज 8%. एंड इसको कैलकुलेट कैसे करना है, कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट फॉर मार्केट रिस्क. ठीक है, तो अभी हमें रिस्क वेटेड एसेट फॉर मार्केट रिस्क चाहिए, इधर ले जाएंगे एंड इसको इधर लेकर आएंगे. तो वी विल बी हैविंग रिस्क वेटेड एसेट फॉर मार्केट रिस्क इज इक्वल टू कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क डिवाइडेड बाय 8%. 8% 8/100. ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12.5 टाइम्स कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क है. तो इस तरीके से रिस्क वेटेड एसेट फॉर मार्केट रिस्क इज कैलकुलेटेड. बिकॉज हमें कैपिटल पता है कितना मार्केट रिस्क के लिए मेंटेन कर रहे हैं, दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 12.5 टू गेट द रिस्क वेटेड एसेट. तीनों के रिस्क वेटेड एसेट आगे ऐड करो, देन कैपिटल बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट जो है हम करेंगे, तो वी विल बी गेटिंग द टोटल कितना CRAR आपको मेंटेन करना है. तो क्या फैक्टर मल्टीप्लाई करते पूछा जा रहा है, तो 12.5 इज द फैक्टर दैट वी मल्टीप्लाई ओवर हियर. ओके, सो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी C. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. बहुत सिंपल है, क्रिसिल हमारा इज नॉट अ डोमेस्टिक. क्रिसिल डोमेस्टिक है, केयर है, ICRA है, बट स्टैंडर्ड एंड पोर जो है ये फॉरेन है. ठीक है, फिच, ये सब आपके फॉरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, राइट? फिच, स्टैंडर्ड एंड पोर एंड मूडीज. This is asked in the exam many times. Which among the following is one of the stress scenarios specified by BCBS liquidity for which liquidity as per the liquidity coverage ratio is maintained by the banks? Runoff of proportion, different stress scenarios. Runoff जहाँ पर हो रहा है, partial loss of unsecured, secured, short term financing, additional contractual outflows, ये सब. तो D would be the right answer. चारों ही एक stress scenario है यहाँ पर. Then module C dash is the cash reserve ratio to be maintained by a bank. ठीक है, अगर 1 लाख रुपीज हैं, 1 लाख करोड़ रुपीस है, तो कैश रिजर्व रेशियो CRR कितना मेंटेन करना है. तो जनरली जो भी CRR का वैल्यू है एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम, यू हैव टू सी एट द टाइम ऑफ दिस एग्जाम इट वाज 4.5% CRR. तो द वैल्यू वुड बी 4.5 इनटू दिस मनी विच शुड बी 4,500 करोड़ रुपीस. नेक्स्ट, हियर वी हैव द कैलकुलेशन
वेयर इन द मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड MAMP ये पूछा जा रहा है। अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग 50 मिलियन US डॉलर उसका इक्विवेलेंट किया जा रहा है तो कितना टाइम पीरियड है, तो ऑब्वियसली इट इज 1 ईयर का टाइम पीरियड। MAMP इतना अगर किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 1 ईयर का MAMP है। तो MAMP इज अगर कोई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बाहर से ले रहा है तो ऐसे केस में कितना टाइम पीरियड के लिए एक्चुअली ये बोरोइंग लिया जा रहा है, कब रिटर्न किया जाएगा, तो मिनिमम टाइम है 1 ईयर का मिनिमम टाइम यहाँ पे मिलना चाहिए फॉर ऑल ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑप्शंस गिव्स अ राइट टू द होल्डर टू बाय एन अंडरलाइंग प्रोडक्ट। होल्डर को राइट, तो जब भी आप जो है कॉल करके बायर जो है ऑप्शन लेता है, ठीक है, लेट्स से $1 पे 85 रुपीज़ है, इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बायर ने, बट मार्केट में देख रहे हैं $1 पे 70 रुपीज़ पे मिल रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, विल टेक अ कॉल ऑप्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर सेलर लेता है तो उसे पुट ऑप्शन कहते हैं। तो कॉल ऑप्शन में बायर को राइट मिलता है कि यहाँ पर भी कर सकता है, यहाँ से भी वो बाई कर सकता है दैट। ठीक है, एंड ये जो बायर है वो इस पर्टिकुलर चीज से निकल सकता है एट एनी टाइम। तो कॉल ऑप्शन इज द राइट आंसर। बायर को एक राइट देता है बट सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है। अगर बायर ने कहा कि मुझे खरीदना है तुमसे तो ही हैज टू सेल इट, तो दैट कॉल ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब सेलर के पास ऐसा कुछ होगा तो उसे पुट ऑप्शन कहते हैं। एंड ऑप्शन में ये होता है कि लेट्स से 3 मंथ्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप इसमें से कभी भी निकलना चाहते हैं एट एनी टाइम, तो यू विल से कि यस इट इज अ अमेरिकन ऑप्शन। ठीक है, एट एनी टाइम। और अगर ये एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड निकलना चाहते हैं तो इट इज कॉल्ड अ यूरोपियन ऑप्शन, यानी कि 3 मंथ्स के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है, यहाँ से बाय करना है यहाँ से, तो दैट इज कॉल्ड द यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से अमेरिकन, यूरोपियन, कॉल एंड पुट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कंसिडरिंग इंटरेस्ट आर्बिट्रेज परफॉर्म बाय फॉरेक्स ट्रेजरी ऑफ अ बैंक। यहाँ पर पूरा आपको दे दिया गया है। बैंक हैज द अपॉर्चुनिटी टू लेंड सरप्लस, तो बैंक का जो भी सरप्लस है वो इंडिया में 3% पे 7 डेज पे लेंड कर सकते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ये जो है 75 रुपीज़ पे डॉलर्स बाय करके 75.06 पे डॉलर्स सेल करके इस डॉलर्स को जो है इन्वेस्ट कर सकता है 0.20% पे। एंड फाइनली ये 75.06 पे अगर जो भी डॉलर्स इसको रिटर्न आ रहे हैं उसको 75.06 पे अगर सेल कर देगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो है, अगर हम फॉरेन कंट्री में ये रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहा है, 75 पे बाय करेगा डॉलर एंड सेल 75.06 पे करेगा, 0.06 आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। बट दिस इज 1 डे का प्रॉफिट। अगर हमें 365 डेज का कैलकुलेट करना है, इससे मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आएगा विच विल बी योर एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, 0.06 ओवर द 75 दैट यू हैव स्पेंट, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। राइट, अब ये इसमें 0.20 अगर हम ऐड करेंगे विल बी गेटिंग द परसेंटेज 4.17 के आसपास आएगा। विल बी गेटिंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है, क्योंकि ये डॉलर्स लाकर फिर इन्वेस्ट भी कर रहा है, लोन दे रहा है इतना परसेंटेज पे, एंड जो लोन का जो पैसा वापस आया उससे फिर ये सेलिंग कर रहा है, तो दैट इज द थिंग। तो इससे इतना अमाउंट जो है इसे मिल रहा है। तो इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो विल बी गेटिंग 4.17 प्लस ये वाला अमाउंट 4.37। अब इसका आर्बिट्रेज कितना है, अब इंडिया में वो 3% पे दे सकता था बट ही हैज बीन एबल टू अर्न 4.37, तो आर्बिट्रेज अमाउंट कैलकुलेट द आर्बिट्रेज गेन ये पूछा हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.37%, फॉरेन में देके 1.37% एक्स्ट्रा उसने कमा लिया इस ट्रांजैक्शन से। विच अमंग द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ फॉर द बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस 97.80 विद कूपन रेट ऑफ दिस। तो बॉन्ड यील्ड होता है कि आपको 1 साल के बाद कितना अमाउंट आया, लेट्स से 100 रुपीज़ का आपका कोई बॉन्ड है, तो 1 साल के बाद 5.7 एंड आपने खर्च कितना किया 97.80, तो इसको सॉल्व करेंगे विल बी गेटिंग द आंसर अराउंड 5.83। ठीक है, तो दैट इज हाउ बॉन्ड यील्ड इज कैलकुलेटेड। सिंपल है, इंटू 100% करना है वहाँ पे। ना ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ बिटवीन कंट्रीज, फ्री कैपिटल फ्लो, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, चारों चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहा है। तो 1 2 3 एंड 4 ऑल ऑफ देम आर राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरटीजीएस, पेपरलेस क्लियरिंग सिस्टम है, डे एंड नेट सेटलमेंट्स होते हैं आरटीजीएस में। आरटीजीएस में जी का मतलब ही ग्रॉस सेटलमेंट है। ठीक है, 1 to 1 जो भी है आपने पे किया तो इमीडिएटली वो ट्रांजैक्शन होगा। ए टू बी 100 जाना है एंड बी टू ए 50 आना है, तो ऐसे केस में ए टू बी 100 जाएगा, बी टू ए 50 भी आएगा। बट नेफ्ट अगर आप देखो इसको हाफ एन आवर में अगर आपने किया है तो ये दोनों कैंसिल आउट होके ए टू बी 50 जाएगा, बस यही ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो दैट इज नेट सेटलमेंट। यहाँ पे नेट ने ग्रॉस में
आरटीजीएस में ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ऑल इंटरबैंक पेमेंट कस्टमर रेमिटेंसेस सेटल्ड बाय आरटीजीएस एंड मिनिमम 2 लाख से, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला गलत है, 2 and 3 ओनली, बी वुड बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे प्रूडेंशियल लिमिट्स फॉर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ट्रांजैक्शंस कॉल एंड नोटिस मनी के लिए पूछा हुआ है। कॉल एंड नोटिस मनी अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ले रहे हैं तो 100% ऑफ द कैपिटल फंड्स ऑन अ डेली एवरेज बेसिस रिपोर्टिंग फोर्टनाइट एंड 125 कैपिटल फंड्स ऑन अ गिवन डे, इतना अमाउंट वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस है, बट इसमें जितना भी उन्होंने पहले लोन ले रखा है उसका 100% ऑन अ डेली एवरेज बेसिस एंड 125% ऑन एनी गिवन डे जितना लिया उसका कैलकुलेट करके उसका जो भी हायर वैल्यू आ रहा है दैट विल बी द amount of loan that they can take today, that is a prudential limit, ठीक है। how is the intrinsic value of call option calculated? intrinsic value जब भी कैलकुलेट करना है, लेटेस्ट से एक डॉलर के ऊपर 80 रुपीज़ का आपने प्राइस फिक्स करके ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, बट मार्केट में हम देख रहे हैं कि अब फ़ायदा कब होगा? अगर मार्केट में आपको ये पर्टिकुलर चीज़ कॉल ऑप्शन फ़ायदा होगा जब आपको 85 रुपीज़ में मार्केट में मिल रहा था, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो यू हैव टू सी कि मार्केट में प्राइस कितना है, विच इज़ कॉल्ड द स्पॉट प्राइस, एंड आपका प्राइस आपने जो इस कॉन्ट्रैक्ट में सेट किया विच इज़ कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस, इसका डिफरेंस क्या है? तो जनरली हमारा जो कॉल ऑप्शन है इसमें स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, इसका डिफरेंस क्या है? 85 माइनस 80, स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस माइनस करेंगे, दैट विल गिव यू द डिफरेंस ना, तो दैट इज ए। हियर अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अ सिचुएशन इन विच अ बैंक ट्रेजर हैज बोरोड इन कॉल मार्केट एंड परचेज्ड अ 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटी बट द बॉन्ड मार्केट कोलैप्सेस नेक्स्ट एंड ट्रेजर कुड नॉट डिस्पोज ऑफ द सिक्योरिटी डैश काइंड ऑफ रिस्क, ठीक है। तो यहाँ जो पैसा था उसने बॉन्ड खरीदा बट सेल नहीं कर पाया, तो दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। तो आपके पास है एसेट बट यू आर अनेबल टू सेल इट, दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी रिस्क। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉल रिस्क हम देख चुके हैं। बेसिस रिस्क इसके आपने लेटेस्ट से कुछ खरीदा, बॉन्ड वगैरह खरीदा एंड उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ देर इज़ एनी बैंक, इसने कोई एसेट दिया हुआ है एंड कोई लाइबिलिटी जो है इसके पास आई हुई है, 10% इंटरेस्ट एंड एसेट पे 15%, बट ये दोनों ही अलग अलग जो वेरिंग इंटरेस्ट रेट्स है उस पर डिपेंडेंट है, वेरिंग स्टैंडर्ड्स पे डिपेंडेंट है। तो ये कम होके 12 हो गया, ये बढ़ के 12 हो गया। अब इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 0 हो गया, तो वो बेसिस रिस्क है। बेसिस से डिफरेंट काउंटर पार्टी रिस्क, यू नो, जब डिफॉल्ट होता है तब काउंटर पार्टी रिस्क होता है। मॉड्यूल डी, क्रेडिट कार्ड अकाउंट जो है वो कब एनपीए बन जाता है, ठीक है, ऑब्वियसली 90 डेज में, दिस इज द टाइम लिमिट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट 46 में क्रॉप लोन 1 लाख गिवन फॉर पैडी ऑन 1 जून 2023 बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग विद द इंस्टॉलमेंट देयर ऑन, ठीक है। तो पैडी क्रॉप जो है ये लॉन्ग ड्यूरेशन है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन है, ये आपको देखना होगा। रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, ठीक है। तो ये अगर ओवरड्यू है 1 क्रॉप सीजन के लिए, ठीक है, तो इज इट नॉन परफॉर्मिंग? तो पैडी क्रॉप एक लॉन्ग ड्यूरेशन है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ये चीज़ जो है पता होनी चाहिए। तो 1 लाख ये बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल देयर ऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा हुआ है। यहाँ पर पैडी मोस्टली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है, तो 2 क्रॉप सीजन, दो भी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 2 क्रॉप सीजन्स तक, यानी कि 2 क्रॉप सीजन इज अराउंड 6 मंथ्स तक अगर पेमेंट नहीं आए फार्मर्स से, देन इट विल बी एनपीए। लॉन्ग ड्यूरेशन का टोटल ड्यूरेशन ही 1 ईयर का होता है, तो 1 क्रॉप सीजन वेट किया जाता है, देन वो एनपीए बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एनपीए बनता है। द एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग फॉर सबस्टैंडर्ड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 6 मंथ्स। तो एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें, जब भी आपका कोई पर्टिकुलर बहुत ही लार्ज लोन है जिसके ऊपर आपको पेमेंट नहीं आया, वो एनपीए बन चुका है, ये सारा कुछ हो चुका है, बट यू हैव नॉट रिपोर्टेड टू about this particular account, about this particular thing to the appropriate authority, ठीक है। तो ऐसे केस में CRILC को आपने रिपोर्ट नहीं किया, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो इस पर जो आपको प्रोविजनिंग मेंटेन करनी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जनरली सबस्टैंडर्ड एसेट 6 मंथ्स तक अगर है तो 15% आपको जो भी आपका अमाउंट था वो आपको मेंटेन करना होगा। एंड यहाँ एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग उससे थोड़ा ज़्यादा कई बार हो जाता है। अगर 6 मंथ्स तो 1 ईयर है, 15% मेंटेन करना। अगर 100 रुपीज़ आपका जो है एनपीए बन गया एंड ऐसा, तो 15 रुपीज़ यू हैव टू मेंटेन। बट अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया CRILC को, यू हैव टू मेंटेन 25% टिल द टाइम यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड, ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ 6 मंथ्स तक है तो 615 था तो 15 ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ऐसे बाकी सारे एसेट्स के लिए भी पूरे नॉर्म्स एंड रूल्स एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग के दिए हुए हैं। अब प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, ये एक रेशियो का डेफिनेशन दिया हुआ है। ये प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कितना प्रोविजन आप कर रहे हैं ऑन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दैट यू हैव। And as per Basel BCBS, it was decided that banks need to ensure that the total provisioning coverage ratio कितना परसेंट तक रहेगा, तो 70% तक होना चाहिए। provisioning coverage ratio, provisioning to gross NPA इसका रेशियो होता है। NPA अगर 100 है तो एटलीस्ट 70 रुपीज़ आपके पास इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजनिंग एंड मनी जो है आपके पास होना चाहिए एट ऑल टाइम्स। रिस्क दैट द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये मैंने आपको बताया था, इट इज कॉल्ड द बेसिस रिस्क। बाकी सब भी हम इसी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। If a profit of a company 100 crore in a year, capital is rupees 10 crore, the capital being 10%, calculate economic value added। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट में से आप जो कैपिटल पे पैसा आपने खर्च किया, द कैपिटल इज 10 करोड़ एंड द कैपिटल कॉस्ट, ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको अमाउंट आ जाता है जो कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता है। ठीक है, तो आपने कुछ लोन लिया है, इस लोन को लेकर आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये लोन लेने के लिए आपने कितना खर्च किया वो आपको कैलकुलेट करना है एंड ये प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करने पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाता है। प्रॉफिट माइनस, तो ये प्रॉफिट कितना 100 करोड़ माइनस 10 करोड़ जो है कैपिटल है इनटू उसका 10%, तो व्हाट विल दैट बी 1, तो 99 करोड़ रुपीस इज एक्चुअली द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इन दिस पर्टिकुलर केस, इजंट इट। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, एडजस्ट प्रॉफिट फॉर एसोसिएटेड बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है, जो रिटर्न बाय एसेट के ऊपर, यानी कि प्रॉफिट कितना आया ओवर द एसेट आपने जो खर्च किया है, आपने जो एसेट लेकर आए हैं उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स। इक्विटी आपने जो लेकर आए हैं उस पर रिटर्न पैसा कितना आया, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। बट द बेस्ट वे टू कैलकुलेट द प्रॉफिट या फिर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, दैट इज टू एडजस्ट दैट विद द रिस्क। ठीक है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट दिस। यहाँ पे पूछा जा रहा है डैश एडजस्ट प्रॉफिट फॉर एसोसिएटेड बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो रिटर्न ऑन एसेट ए वुड बी द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। RAROC is designed to allow all the business streams of a financial institution to be evaluated on an equal footing। ठीक है, यस, सारे बिजनेस स्ट्रीम्स किसमें कितना जो है लॉस हो रहा है ये सब हमें कैलकुलेट करना है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल के थ्रू। द की टू RAROC इज मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज, कॉस्ट एंड रिस्क ऑन ट्रांजैक्शन और पोर्टफोलियो बेसिस ओवर अ डिफाइंड पीरियड। ठीक है, तो आपको रिस्क, रेवेन्यू, कॉस्ट सब कुछ मैच करना रहता है इन RAROC, the name itself says, तो both 1 and 2 C would be the right answer। and इसी के साथ there is one more, a situation in which a change in the shape of yield curve affects the bank's net interest income। तो yield curve risk होगा, हमें पता है। ठीक है, यहाँ पर पता चल रहा है कि yield प्रॉफिट कैसे कैसे चेंज हो रहा है एंड उसके बेसिस पर हमारा प्रॉफिट जो हमें आना है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स है जिन पर और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स एंड वेरियस अदर टॉपिक्स दैट केम इन द एग्जाम, ऑल आर लिस्टेड ओवर हियर। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। लेट मी टेल यू, फॉर CAIB वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग वंडरफुल कोर्सेज, यू कैन जॉइन आर कोर्सेज। आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ से लिंक देख सकते हैं, लिंक वहाँ पर दिया हुआ है एंड हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव द मास्टर कोर्स जिसके थ्रू हम सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ ऑल द 4 कंपलसरी कंपोनेंट्स उनको अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर आ रहे हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट क्लासेस, नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपका रिविजन भी कराया जाएगा। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का आपको मास्टर कोर्स चाहिए तो दैट इज ऑल्सो available. The links are given in the description. Wishing you all the best. Thank you so much.